वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 26 नवंबर है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी आप लोग वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं, उसके लिए कौन कौन से पीटी फैक्ट को कवर किया गया उसे भी हम लोग देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने कलीग के साथ, अपने मित्रों के साथ, और महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना ना भूलें। साथ ही साथ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी और मेंस के न्यूज़ से रिलेटेड, तो आप लोग उस पर अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोगों में इंटरनल मोटिवेशन बना रहे और बेहतर परिणाम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। चलिए, साथ ही साथ आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से देखिए क्या आप लोग को नया दिया जा रहा है इंडिया में। पहले आप इस चीज़ को जाके देखिए ताकि आप लोग को समझ में आए। युक्ति आईएएस आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर लाकर लो प्राइस पर आपको सारे टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं, क्लास अवेलेबल हो रहा है, दैनिक जागरण से रिलेटेड सारे करेंट्स और सब्जेक्टिव जो पार्ट होता है उसको कवर किया जाए, की नोट्स दिया जा रहा है दैनिक जागरण का। तो आप लोग उसे एक बार देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए, अब हम लोग न्यूज़ पर बात करते हैं। लगातार दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार इसके न्यूज़ आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग से सबसे पहले तो ये प्रश्न इंटरव्यू के लेवल पर प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या जो जिस केंद्र शासित प्रदेश या देश की राजधानी में आप लोगों को जिसकी सरकार इस आधार पर बनाई गई थी कि भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार के मानक कम होंगे, उस केंद्र शासित प्रदेश पर या राज्य सरकार पर इतने आरोप क्यों लगातार लग रहे हैं? तो इसके पीछे के कारण आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात की जाती है, उसमें अगर किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं तो आपसे लाजमी हो जाता है कि आपसे प्रश्न किया जाए। तो आप लोग तैयार रहिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको क्या मामला है इससे तो प्रश्न कम ही बनेगा, पर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए जा रहे हैं। तो किस रूप से भ्रष्टाचार से संबंधित जो आंदोलन हुआ था उसका वास्तविकता क्या प्राप्त हुआ, यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है। जो प्रमुख इसके प्रणेता थे वो कहीं न कहीं इस मामले से बहुत दूर नज़र आते हैं। क्या उस आंदोलन का राजनीतिकरण कर दिया गया है? यह प्रश्न आपसे क्रिएट किया जा सकता है और जो भी चीज़ें हैं हम लोग उसके संदर्भ में चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए, पहले तो मामला ये देखिए कि यहाँ पर है क्या। क्या दो दिल्ली सरकार ने 193 विद्यालय स्कूलों में लगभग 2405 कक्षाओं या क्लासरूम बनाने के नियम में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। राज्य सरकार के सतर्कता निदेशालय की यहाँ चर्चा सुनिएगा। इस घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी कराने से सिफारिश की है, अर्थात राज्य का ही निदेशालय है जिसने यह आपको निर्देश दिया है, केंद्रीय एजेंसियों को सिफारिश की है कि इस मामले की जांच करें। यह बाहरी मंत्रालय के द्वारा नहीं किया गया। राज्य निदेशालय क्या होता है मैं इसकी चर्चा करूंगा भी। तो यह समझिएगा कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां आके डायरेक्ट सेंट्रल एजेंसियां आकर डायरेक्ट राज्य के आरोप प्रत्यारोप लगाती, तो यहाँ पर हम समझते कि राजनीतिक राजनीतिक दाव पेच चला जा रहा है या किसी रूप से विभागों का प्रभाव कराया जा रहा है या अतिरिक्त दबाव बनाने का भी कार्य किया जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है। पर हुआ क्या है कि राज्य के अधीन निदेशालय रहता है, उसकी एक एजेंसी होती है जो उसने यह सिफारिश किया है केंद्रीय एजेंसियों से कि आप जांच करें। तो देखिए होता क्या है कि कुछ न कुछ मानकों में कमी देखने को मिला होगा निदेशालय को। तो इसके संदर्भ में बातें हम लोग समझेंगे। हालांकि देखिए,
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में निदेशालयों का कार्यकरण भी अलग अलग हो जाता है, पर फिर भी हम मानते हैं कि राज्य के जो सपोर्टिव टेक्निक है उसमें कहीं न कहीं निदेशालय द्वारा सुझाव दिया जाना केंद्रीय एजेंसियों को कि इस कहीं न कहीं इस मामले में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जांच की जाए। तो उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 17 फरवरी 2020 को इस रिपोर्ट पर लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार स्कूल में 2400 से ज़्यादा कक्षाओं के निर्माण गंभीर अनियमितता को उजागर किया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ सीबीसी की भी बात हो रही है, तो मैं सीबीसी के बारे में आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूँ और विस्तृत रूप से चर्चा की। सीबीसी क्या है, सीबीसी के कार्यकरण क्या है, शक्ति क्या है, वर्तमान रूप से सीबीसी इतना चर्चा में क्यों है और सीबीसी और ईडी के बीच में क्या अंतर है, भ्रष्टाचार के और भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन कौन से संस्थाएं काम कर रही है, सभी पर मैंने पहले चर्चा किया हूँ, तो आप लोग पहले का वीडियो देख सकते हैं। और देखिए आज हम लोग बात करेंगे इस मामले में, मामला और क्या है अगर जानना है तो इस स्लाइड को आप देख लीजिएगा, जिसमें प्रत्येक स्कूल के बारे में बात की गई। बिना किसी खुले टेंडर में 5 स्कूलों में लगभग 42 करोड़ के रुपये वर्क ऑर्डर दे दिया गया था। शौचालय के संदर्भ में कुछ प्रशासनिक अनुमोदन के संदर्भ अनुमोदन नहीं किया गया, फिर भी कार्य की स्वीकृति की जा रही है। सक्षम पदाधिकारियों को प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति के बिना भी ठेकेदारी दी गई है। तो ये सब देखिए भ्रष्टाचार करने के हैं ना तरीके हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप किस रूप से भ्रष्टाचारियों के संदर्भ में यह आकलन कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार से में संलिप्त है, तो आप विभाग में काम करेंगे ना, या तो यूपीएससी के थ्रू आप एसडीएम डीएसपी जो भी पद है वो आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही स्टेट पीसीएस में एसडीएम या डीएसपी से रिलेटेड जो भी पद उसके नीचे के पद होंगे, तो प्रशासनिक अधिकारी आप लोग बनिएगा ना। प्रशासनिक अधिकारी से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके पास भ्रष्टाचार रोकने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो हम प्रत्यक्ष रूप से सीधा और निष्पक्ष चीज़ों को अगर प्रोवाइड कराते हैं, हर प्रक्रिया के साथ अपनाते हुए। मान लीजिए आप आवंटन कर रहे हैं, मान लीजिए अपने एरिया में पार्क का उन्नयन करवाना चाहते हैं, तो क्या मतलब इसका मतलब यह नहीं बिल्कुल होगा कि आपके यथाशक्ति में यह है पार्क का उन्नयन कराना, नवीनीकरण कराना, तो डायरेक्ट आप किसी भी स्तर पर जाकर पार्क का उन्नयन करवा सकते, किसी भी व्यक्ति से आपका मन हो। मान लीजिए आपको लगता होगा कि इस जिला में 10 व्यक्ति में से एक्स जो व्यक्ति है बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, आपके मन से चीज़ें नहीं होगी। आपको इसके लिए क्या होगा, निकालना होगा प्रशासनिक अधिकारी, टेंडर निकालना होगा। टेंडर निकालिएगा तो टेंडर में जो भी लोग होंगे उस जिला से संबंधित लोग अप्लाई करेंगे, उसमें जो न्यूनतम खर्च पर अधिकतम काम करेगा ना उसको आप देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका प्राथमिक यह दायित्व होता है कि सरकार के खजानों को आप वित्त को कितना बचा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 ठेकेदार आपके पास टेंडर अप्लाई करते हैं, जिसमें एक्स 100 रुपये में बोल रहा है और दो वाई बोल रहा है 500 रुपया में और जेड बोल रहा है 1000 रुपया में हम इस कार्य को करेंगे। और ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक्स कम रुपया में भी बेहतर काम करता है, ठीक ना। और जेड है न्यू टेंडर है, न्यू अभी लिया है टेंडर से, और 500 रुपया मध्यम का है। तो आप यह बिल्कुल तय नहीं करिएगा ना कि हम 1000 रुपया जिसको देंगे न्यू टेंडर वाले को तो बहुत अच्छा काम करेगा। आपके पास यह ऑप्शन होना चाहिए कि न्यूनतम आय खर्च से अधिकतम हम कैसे लाभ प्राप्त कर सकें। और यही टेक्निक होता है ना सभी जगह, तो इसे आपको समझना होगा किस रूप से चीज़ें उभर कर सामने आई। तो आपके पास यही मामला आपको समझना होगा कि किस रूप से आप सरकार के वित्त को बचा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे निदेशालय क्या होता है। यह आपके यूपीएससी पेपर जीएस पेपर 2 के कार्यकारी नीतियों में संबंधित टॉपिक है, तो आप लोग स्टेट पीसीएस वाले भी इससे रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए प्रश्न के रूप में हम सारी चीज़ों को देखेंगे क्या है नहीं है। और ये देखिए आपसे ना इंटरव्यू के लेवल में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आयोग क्या होता है, निदेशालय क्या होता है, सचिवालय क्या होता है, आपको ये सब है ना इंटरव्यू के लेवल पर भी प्रश्न पूछा जाएगा। और कहीं मेंस में आपको कहीं शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को।
तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। निदेशालय राज्य सचिवालय के अधीन कार्य करता है। और राज्य सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। तो ये देखिए, अब राज्य सरकार हुआ, ठीक है, राज्य सचिवालय हुआ, अब इसके अंदर काम करेगा आपको निदेशालय। तो कहीं ना कहीं यह राज्य सरकार के अधीन काम करता है। सचिवालय का स्टाफ एजेंसी है। अब यह स्टाफ एजेंसी में क्या है, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। जबकि निदेशालय लाइन एजेंसी है, अर्थात सचिवालय नीति निर्धारण कार्य से संबंध होता है और नीति क्रियान्वयन से संबंध होता है। लाइन एजेंसी के रूप में उसे कहा जाता है जो आपको, देखिए, आप जब कार्यकारी की बात करते हैं ना, कार्यकारी सिस्टम की बात करते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक स्टाफ एजेंसी होता है। एक सेकंड में इसको फिर से फ्रेश करके बताओ। कार्यकारी सिस्टम की जब भी बात की जाएगी तो इसके दो प्रकार से रूप में देखने को मिलता है, एक स्टाफ एजेंसी के रूप में और एक लाइन एजेंसी के रूप में। तो लाइन एजेंसी क्या करेगा, जितना भी नीति का संबद्ध कार्य है, निर्धारण का कार्य है, नीति क्रियान्वयन का कार्य है, लाइन एजेंसी के रूप में करेगा। जैसे सचिवालय हुआ, या तो और भी चीजों को ले सकते हैं आप, आयोग को ले सकते हैं, जो नीति निर्धारण और क्रियान्वयन से संबंधित दायित्व को लेता है। स्टाफ एजेंसी उसे कहते हैं जो इसका प्रशासनिक चीजों को देखता है, प्रशासनिक संगठन को देखता है, उससे संबंधित कार्य को करता है। तो यह लाइन के अंदर स्टाफ एजेंसी होगा। तो यहाँ पर जितने भी निदेशालय होंगे, जितने भी प्रशासनिक अधिकरण होंगे, वो आपको स्टाफ एजेंसी के रूप में जाना जाएगा। ध्यान रखिएगा, निदेशालय राज्य सरकारों के कार्यकारी अंग कहलाते हैं। कार्यकारी, देखिए, कार्यकारी कहने का मतलब कार्यपालिका के अंग है। और कार्यपालिका के अंग कौन होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी से लेकर 4th ग्रेड जो चपरासी होते हैं, वो सभी लोग इसमें कार्य शामिल हो जाएंगे। निदेशालयों को कार्यकारी विभाग है। निदेशालयों को कार्यकारी विभाग है जो सचिवालय के विभागों से बिल्कुल अलग होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर निदेशालयों के नियम कानून सचिवालय से भिन्न होते हैं। निदेशालयों के जो नियम होंगे, कानून सचिवालय से भिन्न होंगे। नियम कानून सचिवालय के जो नियम कानून से भिन्न होते हैं। इसकी संगठनात्मक सत्ताएं अलग अलग होती है। जो संगठन के सत्ता होते हैं निदेशालयों के, वो अलग अलग होते हैं। जैसे निदेशालयों के प्रधान को निदेशक कहा जाता है, निदेशक बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सचिवालय के सहायक को क्या बोला था? सचिव के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसकी सहायता के लिए या सहायता के लिए अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय के प्रधान के विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे आयुक्त, महानिदेशालय, महापरीक्षक, रजिस्ट्रार, नियंत्रक, मुख्य अभियंता, मुख्य संरक्षक आदि के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग किन महानिदेशक शब्द का किस रूप से आप लोग नाम सुने अभी तक, किन पदों के रूप में महानिदेशक का नाम सुने या निदेशक का नाम सुने होंगे। तो जहां भी निदेशक शब्द यूज होगा तो समझिएगा वो निदेशालय है, ना कि कार्यालय। ध्यान रखिएगा, आपसे यह प्रश्न कभी पूछ दे, मैं कैसे आप लोग बता सकिएगा कि यह निदेशालय और कार्यालय है। तो आप जैसे ही किसी भी कार्यालय, किसी भी ऑफिस में आपको नजर ये आ जाए कि निदेशक पद वहां पर बैठे हुए हैं, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, इस रूप से, या आयुक्त भी अगर बोला जाए, आयुक्त को डीएम नहीं समझिएगा, यहाँ पर आयुक्त अलग पद के रूप में समझे, उसको निदेशालय भी कहा जाता है। तो महानिदेशक, महानिरीक्षक के रूप में अगर नाम लिया जाए तो वो निदेशालय कहलाएगा। अब निदेशालय के प्रमुख कार्य इस प्रकार है, जैसे मंत्रियों को तकनीकी सलाह देना। तो देखिए, यहाँ तकनीकी गुण वाले जो भी होंगे निदेशालय कहलाएगा। विभाग का बजट तैयार करना, देखिए, विभाग का बजट तैयार करना और राज्य का बजट तैयार करना, दोनों में अंतर होता है। अब मान लीजिए कोई विभाग है, कृषि विभाग है, अगर कृषि विभाग के लिए कितना बजट होना चाहिए, कितना वो खर्च करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? निदेशालय बनाएगा। पर राज्य में कृषि से संबंधित जो कितना खर्च होगा, नहीं होगा, यह आपको मंत्रालय के, आयोग के अधीन जो बैठे लोग हैं, वो कार्यालय के अधीन लोग जो है वो बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर। निदेशालय किसी कार्यालय के अधीन, जितने भी, मान लीजिए कार्यालय है, उसके अधीन आकर काम करता है निदेशालय, ठीक ना। तो आपको सोचिए, बजट, विभागों का बजट तैयार करेगा, अधीनस्थ अधिकारियों पर नियमानुसार अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेगा। जो भी इसके अंदर के कर्मचारी होंगे ना,
इस विभाग के, उसके लिए प्रशासनिक नियम अनुशासन के नियम कायम करेगा, बनाएगा, प्रयोग करेगा। कुछ तोड़ेगा तो उसे शक्ति भी प्राप्त है। पदोन्नति और अनुशासनिक जो कार्यवाही के संदर्भ में राज्य लोक आयोग को, सेवा आयोग को सलाह देगा। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछ सकता है कि प्रशासनिक और अनुशासनिक जो कार्रवाई है उस संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग किससे सलाह लेता है? क्या आयोग से लेगा या मंत्रालय से लेगा या निदेशालय से लेगा? तो निदेशालय से लेता है किसी भी पदोन्नति। मान लीजिए आप लोग एसडीएम बन के जाइएगा किसी राज्य में, तो आपके पदोन्नति और आपके संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई कितनी की गई है, क्या किया हुआ है, सभी के आंकड़े है ना, राज्य लोक सेवा आयोग किससे मांगेगा? राज्य लोक सेवा आयोग इन्हीं निदेशालयों से मांगता है। नेक्स्ट बात है कि ये विभाग के जिला स्तरीय स्टाफ द्वारा क्रियान्वित कार्य का निरीक्षण भी करता है। अनुदान में आवंटन करना, बजट की पुनर्विचार करना, विनियोजित करना, सभी काम निदेशालय के द्वारा किया जाएगा। निर्धारित सीमा और अनुमोदित नियमों के तहत सभी तरह की नियुक्तियां, नियमितता, तैनाती, स्थानांतरण, पदोन्नति सभी निदेशालय ही देखता है, काम करता है। ध्यान रखिएगा, विभाग की कार्यकुशलता को सुधार लाने के लिए विभागीय अनुसंधान और प्रयोगात्मक कार्यक्रम करता है, अर्थात R&D भी करेगा और इसको आउटपुट निकालने के लिए कुछ प्रयोग कार्यक्रम भी डेवलप करेगा। तो विभाग के अधीन इसका उद्देश्य क्या होता है? विभाग को कार्यकुशल बनाना। कोई भी विभाग है ना, कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, तो सभी को कार्यकुशलता के रूप में कार्यकुशल उसको बनाना है, अर्थात आउटपुट उसका बेहतर हो, इसके लिए विभाग का आउटपुट बेहतर हो, इसके लिए निदेशालय ही सारा कार्य करेगा। नेक्स्ट है अधिकारियों के सम्मेलनों का भी वो अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें अंतर विभागीय और केंद्र सरकार के सम्मेलनों को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, अंतर विभागीय विभाग बहुत अंतर होगा। मान लीजिए अब एक कृषि विभाग हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, मानव संसाधन विभाग हुआ, तो यह निदेशालय क्या करेगा? अलग अलग विभागों के लोगों को नहीं बुलाएगा। मान लीजिए निदेशालय का काम है, कृषि विभाग के सारे पदाधिकारी होंगे, वो अधिकारियों का सम्मेलन बना सकता है। ऐसी कृषि के साथ शिक्षा में भी निदेशालय होंगे, तो वो भी क्या करेगा? अपने अधिकारियों और पदाधिकारियों के लिए आपको सम्मेलन बुला सकता है। ऐसे ही मानव संसाधन में भी होगा, तो अपने ही बुलाएगा। ऐसा नहीं कि अब कृषि के सारे अधिकारियों को बुलाएगा या शिक्षा वाले को मानव संसाधन, ऐसा नहीं, बिल्कुल वो अपने ही विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मेलन अंतर्जित कर सकता है। केंद्र सरकार का सम्मेलन तो जो होगा ही नहीं, जब वो राज्य में नहीं कर रहा है, शक्ति प्राप्त है उसे, अन्य विभागों के लोगों को बुलाकर दिशा निर्देश या उससे संबंधित को भी है सम्मेलन का अनुमति प्रदान करता है भाग लेने के लिए। ध्यान रखिएगा, तो यह अनुमति अंतर विभागीय और केंद्र सरकार के मामलों को छोड़कर विशेष सभी मामलों में यह कार्य करेगा। अब सचिवालय और निदेशालयों के बीच संबंध याद रखिएगा। इससे संबंधित विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए थे और कुछ सिफारिशें लागू करने की बात की गई थी, तो उसी पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य सरकारों द्वारा गठित प्रशासनिक सुधार समितियों में सचिवालय निदेशालयों के बीच संबंध निम्नलिखित सिफारिशें पेश की गई थी। क्या पेश की गई थी? कि राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग, याद रखिएगा कुछ प्रशासनिक सुधार की चर्चा आप लोग को लगातार होती है, जिसमें आपको याद रखना है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1962-63, आंध्र प्रशासनिक सुधार समिति 1964-65, पंजाब प्रशासनिक सुधार आयोग 1964-66 और केरल प्रशासनिक पुनर्गठन और आर्थिक समिति 1965-67। इसे याद रखिएगा। इसने क्या कहा? इसने यह कहा कि कार्यकारी विभागों के प्रमुखों को पदेन सचिवालय दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी, ताकि सचिवालय और गैर सचिवालय संगठनों के बीच खाई पाटा जा सके। अर्थात निदेशालय के जो विभाग प्रमुख होंगे उसको कार्यकारी विभागों के प्रमुख पदेन सचिवालय पद के रूप में वर्गीकृत किया जाए, ताकि जो बीच का अंतर है उसे पाटा जा सके, बराबर किया जा सके। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के प्रशासनिक सुधार समिति 1960 और मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग 1970 और 72 के निदेशालयों को सचिवालयों के साथ विलय करने की सिफारिश की थी। अर्थात एक नीति निर्माण निकाय के रूप में
सचिवालय और नीति क्रियान्वयन निकाय के रूप में निदेशालयों के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके। जो अंतर मूल अंतर है, कहने का मतलब है कि विकास के लिए सचिवालय कार्य करता है और नीति नीति क्रियान्वयन के लिए निकाय के रूप में निदेशालय के बीच जो अंतर देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं दोनों में आपको कुछ डिस्प्यूट के क्षेत्र निकल के आएंगे, बिल्कुल निकल के। एक ही मुद्दे पर कोई दो संस्थाएं काम करेगी तो कुछ न कुछ तो डिस्प्यूट होगा ना। तो ये चीज आप लोग को समझने की जरूरत होगी कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने क्या कहा कि इसमें ही मर्ज करके काम कराया जाए और आपको शक्तियां एक को दे दी जाए। तो ऐसा नहीं हुआ और चीजें चल रही है वर्तमान में विभिन्न राज्यों में। कुछ राज्यों में निदेशालय और सचिवालय एक साथ काम कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो ये चीजें देखिए, आपको समझने की जरूरत होगी कि इसकी आवश्यकता क्यों थी, निदेशालय की आवश्यकता क्यों है। इसलिए अतिरिक्त दबाव नहीं पड़े विभाग पर, इसलिए क्या था, प्रशासनिक कानून, प्रशासनिक कार्यों को, प्रशासनिक कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए एक निदेशालय का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था, जिसका मुख्य काम क्या था कि यह प्रशासनिक अधिकारियों के संबंधित जितनी भी गतिविधियां होंगे ना, उसको प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उसका निपटारण यही करेगा। तो यह इस रूप से लाया गया था। तो ये चीज आप लोग समझ लिए। बाकी चीजें मैंने सतर्कता आयोग के बारे में चर्चा कर चुका हूं, तो प्रीवियस ईयर वीडियो देख लीजिएगा ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एनालिसिस न्यूज कराएगा कि स्वतंत्रता के बाद गलत इतिहास पढ़ाया जाता रहा है, गलत इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। और देखिए, कमोवेश कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाता होगा। आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे या कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि क्या कोई एक ही खास वर्ग स्वतंत्रता के आंदोलन में कार्य किया था। जो आपको कांग्रेस की स्थापना के बाद से लेकर आजादी तक की जो कालक्रम है, उसमें कुछ खास वर्ग, खास पार्टी और खास लोगों की ही चर्चा आपको देखने को मिलती होगी। तो यह ऐसा बिल्कुल हो सकता है, सोच के देखिएगा कभी। और इस पर लगातार मैं नहीं बोल रहा, प्रधानमंत्री भी नहीं बोल रहे हैं, यह लगातार कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी इस पर सवाल उठाते रहे हैं कि क्या भारतीय इतिहास इन्हीं लोगों तक ही सीमित था, स्वतंत्रता आंदोलन का जो कार्यक्रम था। यहां तक कि आप सोचिए कि भगत सिंह हैं, उनको जो फांसी दी गई है उसका भी सही जस्टिफिकेशन हम लोग आपको आपको नोटबुक में नहीं मिलता, या जो उनका तो नाम रख दिया गया उग्रवाद स्वतंत्रता आंदोलन, इसी तरह आप लोग पढ़ते हो टॉपिक में। तो ये बताइए कि जो यह भारतीयों के लिए उग्रवाद हो सकता है, भारतीय विचारधारा के लोगों के लिए भी उग्रवाद हो सकता है। हाँ, मानते सत्ता में जो बैठे लोग थे, अर्थात कहने का मतलब ब्रिटिश लोग, वो उग्रवाद कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के आपको घटनाएं हो रही थी जिसमें बम फोड़ा जा रहा था या हिंसक घटनाएं की जा रही थी। तो ब्रिटिश लोग कहें तो ये माना जा सकता है, चलिए उग्रवाद का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और 1947 से पहले कहा जा रहा था तो भी माना जा सकता था कि ये उग्रवाद का कॉन्सेप्ट है। जो भगत सिंह या और भी अन्य जो इस प्रकार के काम किए थे, सुभाष चंद्र बोस, या इस प्रकार के जो भी आपको इस श्रेणी में रखकर पढ़ाया जाता है, तो क्या आप 1947 तक इसे मान सकते हैं कि ब्रिटिश सत्ता था? तो चलिए, वो आपको बोल रहा था उग्रवाद, क्रांतिकारी आंदोलन, तो हम समझ सकते हैं। पर क्या भारत के आजाद हो जाने पर, 1947 के बाद सत्ता हस्तांतरण हो जाने पर, क्या इस शब्द का पुनः परिभाषित किया जाना उचित नहीं था? आप ही सोच के देखिएगा। तो क्या हम भगत सिंह को या इससे संबंध जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, क्या हम उनको उग्रवाद के रूप में देखें? तो उग्रवाद का कॉन्सेप्ट वर्तमान में क्या देखते हैं हम लोग है, नक्सलवाद को देखते हैं, आतंकवाद को देखते हैं, इस रूप से देखते हैं। तो आप क्या आतंकी थे ये लोग? हमारे जो शहीद जो लोग हुए हैं, अपनी जान तक निछावर कर दिए हैं, तो क्या वो आतंकी स्वरूप में थे या किस रूप में? या इसका जस्टिफिकेशन, या तो इस प्रकार के कोई भी कॉन्सेप्ट को पूर्व की सरकारें क्यों नहीं अभी तक जारी की? कितनी भी वामपंथ विचारधारा के लोग हैं वो भी इसे मानते हैं, जितने भी ऐतिहासिक
जो कांग्रेस के संदर्भ में जो 1947 का जो वर्गीकरण जिस रूप से हुआ है वो भी मानती, एनसीईआरटी भी इसे मानती। इस शब्द का अभी तक पुनः परिभाषीकरण नहीं किया गया। एक आप लोग यहाँ इतिहास का गलत रूप से स्वरूपीकरण किया गया। मैं भी इसे मानता हूँ कि 1947 तक तो चीजें ठीक थी। चलिए कि ब्रिटिश सत्ता था वो बोलेगा, क्योंकि वो हिंसा का प्रयोग कर रहा था तो उसे नाम दे सकता है। तो 47 के बाद तो परिभाषा जो परिभाषा ब्रिटिशों ने गढ़ा है तो उसे पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता थी ना। एक आप लोग को यहाँ से नजर आएगा। दूसरा कि आप देखते होंगे जितने भी जनजातीय और क्षेत्रीय जो नेता थे उनका राष्ट्रीय तौर पर कभी भी नाम नहीं लिया गया। आप लोग ये ध्यान देते होंगे। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान है उसको भी कहीं न कहीं अछूता छोड़ दिया गया है। हालांकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम लोग न चाह के भी इसे बोलना पड़ता है कि कोई खास पार्टी ऐसा करती रही है या किसी विचारधारा को डेवलप किया है। मैं मानता हूं कि गांधी और जो गांधी परिवार वर्तमान गांधी परिवार है, हालांकि वो गांधी उनका अब किस संदर्भ में इस गांधी जी का वो टैग लिए थे वो वही समझाएंगे ना। पर जो गांधी जी थे और उनका जो जो गांधी परिवार वर्तमान में है, मानता हूं कि उनके योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में बेहतर है। ठीक ना, इसके इनकारा नहीं जा सकता है। इस परंतु इसका बिल्कुल मतलब यह नहीं कि अन्य भारतीयों का योगदान नगण्य रहा हो, यह तो नहीं हो सकता है। तो जैसे सम्मान गांधी जी को प्राप्त हुआ, जैसा सम्मान गांधी परिवार के लोगों को प्राप्त हुआ, वैसे ही सम्मान अन्य लोगों को, अन्य भारतीयों को भी उनके योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। उसे इतिहास के पन्नों पर दिया जाना चाहिए और जो भी सांस्कृतिक धरोहर है उनको बचाने के लिए ये सारे कदम उठाए जाने चाहिए। आप केवल इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या तो राजीव गांधी या तो और भी कोई जो लोग हो या महात्मा गांधी को ले लीजिए, इनकी ही विरासत को केवल संजो के भारत रखेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा साझा संस्कृति है, साझा। यहाँ तक कि देखिए आप जाइएगा तो साउथ में बहुत से ऐसे नेताएं थे उस दौरान जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। महाराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्र के भी लोग बहुत से बढ़ चढ़ के, अब बिहार यूपी के लोग तो थे ही ना, नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत से लोग थे जो आपको भारतीय आंदोलन में काम किए। तो हम पैरेलल देखते हैं तो केवल आपको इन क्षेत्रों के जो मध्य भारत के जो थे उनके योगदान की भूमिका प्रमुखता के साथ राष्ट्रीय आंदोलन पर रखी। क्षेत्रीय आंदोलन देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर इनका पुस्तकों में नाम होना केवल क्षेत्रीय स्तर पर उनके योगदान को सीमित कर देने मात्र से, इनके योगदान को आप राष्ट्रीय स्तर पर जब तक नहीं लाइएगा, कहने का अर्थ है एनसीईआरटी में जब तक शामिल नहीं कीजिएगा, जो राष्ट्रव्यापी पुस्तक के रूप में उपयोग किया जाता है, तब तक हम इनकी योगदान को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री उनका भी यही कहना है। और हाल ही में आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स में लचित बरफुल्कन के बारे में बताया गया था ना, उनकी 400 जयंती समारोह होगा। तो भारत के इतिहास में केवल गुलामी के बारे में ही नहीं केवल इतिहास है, हमारे आजाद के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति संबंध स्पष्ट का राष्ट्र से ऊपर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति संबंध राष्ट्र से ऊपर नहीं है, अर्थात राष्ट्र प्रमुख। तो राष्ट्र में जितने लोग सहयोग किए ना सभी प्रमुख हो जाते हैं। तो यह बहुत ही बेहतर है। हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जो चलाया जा रहा है गुमनाम सीरीज चलाया जा रहा है ना, गुमनाम योगदान के संदर्भ में सीरीज चल रहा है। तो आप लोग उसे देखिएगा कि नहीं कैसे चीजों को कवर किया गया। और यह लगातार 20 से 30 वर्षों से है ना, यह मांग उठ रही है कि क्षेत्रीय नेताओं का, क्षेत्रीय क्रांतिकारियों का क्षेत्रीय जो योगदान है उसे हम राष्ट्रीय पटल पर लाए ताकि लोगों में राष्ट्र भावना कायम हो सके। पर मैं आपको बोला ना कि आप कितना भी कर लीजिए, एक आइडियोलॉजी को डेवलप कर दिया गया है, एक कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दिया गया। अब मैं इतना बोल रहा हूं तो लोग बोलेंगे मोदी भक्त है, डायरेक्ट बोलेंगे लोग कि मोदी भक्त है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, मोदी भक्त मैं नहीं हूं। मैं बस आपको चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। और देखिए यहाँ पर आपको चीजों को समझना होगा, आप नहीं समझिएगा, आप इतनी खतरनाक स्थिति से चीजों को कवर किया जाता है। आप सोच के देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री मर जाता है किसी दूसरे देश में, उसका हम फाइनल सबमिट रिपोर्ट नहीं
हम लोग पब्लिक डोमेन में ला सकते। क्यों बोलेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का, अब इससे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा शर्म की बात हो सकती है कि कोई अब देश का प्रमुख राजकीय विजिट पर गया है और उसकी हत्या हो जाती है और उसका हम लोग फाइनल रिपोर्ट हम लोग पब्लिक डोमेन पर नहीं देख पाते हैं। तो आप ये समझिएगा। अब सुभाष चंद्र बोस जिनका संदर्भ यह देखा जाता है कि वो आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक भारत में रहे, गुमनाम होकर, गुमनामी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उन पर कितनी वेब सीरीज आ चुकी है। तो क्या कभी भारत सरकार जो 2011 से पहले हुआ करती थी, 2014 से पहले हुआ करती थी, जो किसी खास पार्टी को संदर्भित थी, क्या उसने कभी ये जस्टिफाई खुद को करना चाहा कि नहीं? हाँ, सुभाष चंद्र बोस के योगदान वो जो फाइलें असीमित रूप से है, जहां तक वेब सीरीज में दिखाया गया या लोग जानते भी हैं कि उनको उनके पीछे सीबीआई और जो उस समय सीआईडी जाना जाता था, उनको लगा के उनके आसपास रखा जाता था ताकि उनसे लोग नहीं मिल सके। इतना खर्च क्यों किया जा रहा था? क्या ऐसा कुछ था? तो इतिहास को पुनः परिभाषित करना जरूरी है। अब प्रत्येक भारतीय को यह जानने का हक है कि हमारे जो प्रणेता रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने योगदान दिया है, उनका क्या अस्तित्व था, वर्तमान में क्या है, कैसे है। आपको इस चीज समझना होगा। इसलिए इसका पूर्ण पूर्ण परिभाषीकरण या तो नई बुक सिलेबस को डेवलप करना होगा, जिसमें सभी लोगों को, वो आदिवासी हो, जनजातीय हो, कोई क्षेत्रीय नेता हो, कोई महिलाएं हो, और कोई भी व्यक्ति विशेष जो स्वतंत्रता आंदोलन में आपको नाम योगदान दिया हो, नाम मात्र का हो या वृहद रूप से, सभी को इतिहास पन्नों में आपको नाम देना होगा। नहीं तो होगा क्या, राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है ना कहीं धूमिल होगा। और यही मुख्य कारण है कि देश में इतनी विभिन्नताएं हर मुद्दे पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत विचार इस पर कहा जा सकता है, पर न्यूट्रल आप लोग ये कहना है कि ऐसे कुछ पन्ने अभी भी अधूरे हैं जिनको हमें उन इतिहास के पन्नों में शामिल करने की जरूरत है, ताकि हम सभी के साथ समान जस्टिफिकेशन कर सके और जो भी उससे संबंध परिवार है उनको सम्मान दे सके। यह बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बताइएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा कौन सा योजना चलाया जा रहा है गुमनाम वीरों को याद करने के लिए? चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में यह उत्तर दे सकते हैं। केवल वन लाइनर क्वेश्चन होगा, कौन सा योजना चला रहा है, किस नाम से चला रहा है। तो चलिए आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए आपको है ना, संकल्प पत्र क्या होता है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या चुनाव से पूर्व जो मेमोरेंडम होता है जो जनता के लिए दिया जाता है, उसका महत्व क्या है? चुनाव घोषणा पत्र जो कहा जाता है, संकल्प पत्र जिसे कहा जाता है, वो क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, आप 50 शब्दों में लिख के सेंड करेंगे कमेंट सेक्शन में। उस पर मैं कल चर्चा कर दूंगा। आपको संकल्प पत्र या चुनाव घोषणा पत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आप ये बताइएगा। 50 से 100 शब्द में बताइए, ज्यादा शब्दों में नहीं लीजिएगा, 50 से 100 शब्दों में लिखिएगा आंसर, आप क्वेश्चन आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए एक और भी न्यूज है, जो हो सके तो यह न्यूज सही भी हो जाए, पर वर्तमान में दौरा की बातें हो रही है। जैसे मिस्र के राष्ट्रपति होंगे, गणतंत्र दिवस पर देश के राजकीय मेहमान। आपको 26 जनवरी जब मनाया जाता है, उसमें अन्य राष्ट्र के प्रमुख को मुख्य राजकीय सम्मान के लिए बुलाया जाता है। तो उनमें आपको मिस्र के जो आपको हैं प्रमुख राष्ट्रपति अब्देल फतेह, उनको बुलाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। हालांकि जयशंकर ने न्योता दिए थे उनको, जिन पर हालांकि बात विचार चल रहा है, पर आमंत्रण अगर स्वीकार हो जाता है, हालांकि संकेत दिए गए हैं, पर स्वीकार हो जाएगा तो यह देखिए क्या है कि मिस्र पर बतौर राजकीय मेहमान बुलाने की भारतीय रणनीति अरब देशों के साथ रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने, मजबूत बनाने की नई दिशा के तौर पर देखा जा रहा है। तो वो क्या होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए, कोविड महामारी की वजह से 2020, 21, 22 में आपको कोई भी गणतंत्र दिवस
समारोह पर विदेशी नेता जो हैं प्रमुख हैं वो राजकीय मेहमान के तौर पर नहीं आए हैं। और प्रश्न यहाँ से बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो आने वाले थे तो कोविड 2021 में कोविड के कारण वो अपना दौरा रद्द कर देते हैं। तो ये समझिएगा कि आपको बीपीएससी प्रश्न ऐसे भी पूछा है तो आपको ऐसे भी न्यूज़ को कवर करना है कि कौन दौरा कितने, अब इतनी बड़ी सभा, ये उपलब्धि है किसी देश के राजकीय सम्मान प्राप्त करना किसी देश में, अगर उसमें कोई बैठक नहीं होगी, कोई लोगों को आमंत्रण नहीं हुआ किसी कारणवश, तो प्रश्न बनता है ना। तो प्रश्न यहाँ से बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाइएगा। अब वो लोग बोलेंगे कि नहीं ये जीएस का पार्ट कैसे हो सकता है। अरे भाई ये स्पेशल घटना थी, कोविड-19 का दौर एक स्पेशल घटना थी। तो यहाँ पर जो रेगुलर जो हम लोग व्यवहार में ला रहे थे कि लगातार 1950 से ही हम लोगों को बुला रहे हैं, उसमें 2 साल ब्रेक हो गया और कोई देश आना चाह रहा था जिसके बाद कोविड का कारण अपनी यात्राएं रद्द कर देता है। तो ये प्रश्न बनता है, तो आप लोग समझिएगा प्रश्न कहाँ से क्रिएट किया जाता है। आप लोग से मैं बार बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको लाइन बाय लाइन प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हाँ ये प्रश्न आया है सर, कब आया है ये भी बताइएगा। देखिए आपको है ना दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस है ना कंप्लीट पैकेज दे रहा है करंट के लिए और जीएस के पेपर को कंप्लीट करने के लिए। बस आप पर डिपेंड करता है किस सेंस में लेते हैं। अब कोई स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी और मेंस का लेकर नहीं बैठेगा, दैनिक जागरण को कवर करेगा, तो विश्वास मानिए उनका जो आउटपुट है 100% ना आकर कम ही आएगा ना। और जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर बैठ कर चीज़ों को कवर करेगा ना, तो विश्वास मानिए उनका आउटपुट जो होगा 100% होगा और एग्जाम ओरिएंट होगा। कोई भी प्रश्न आपको आपके सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, सारे सिलेबस को कवर करेगा, उसके प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे या मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर G20 देखिए प्रश्न यहाँ से भी क्रिएट किया जा सकता है। G20 जो 2023 है भारत में होने वाला, उसमें कौन गैर सदस्यीय देश को आमंत्रण भारत दे रहा है, तो मिस्र यही आपको मिस्र को दे रहा है। इसलिए मिस्र ने लगातार चाहता है, भारत चाहता है कि मिस्र को इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आपको इस अपने द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत किया जाए और उनको इस आमंत्रण के साथ उनकी मौजूदगी जो है उसको कायम किया जा सका। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्यों बुलाया जा रहा है, इसके मकसद को भी समझिएगा। तो प्रश्न यह आने वाले एग्जाम में पीसीएस के स्तर पर या यूपीएससी में आपको जो ऑप्शन दिया जाता है 1 2 3 4 उसमें पूछा जाएगा, कवर किया जाएगा। तो आप इसे अच्छे तरीके से देखिएगा। अब आ गया तो प्रश्न बोलिएगा सर गेस नहीं किए हैं, गेस ऐसे ही होता है। चलिए इससे पहले वो भारत अफ्रीकी सम्मेलन का हिस्सा लेने आए थे, 2015 के दौरान आए थे, तो 2016 में भारत के आधिकारिक यात्रा में भी थे। तो आपको इनसे समझना होगा चीजें, प्रश्न कैसे क्रिएट किया जाता है। पीटी फैक्ट यहाँ से है, आपको कवर करना है। अब देखिए डाटा प्रोडक्शन और बिजली संशोधन बिल पर सियासी रार के बने हैं आसार। संसद सत्र का शीत सत्र कालीन शुरू होने वाला शीत सत्र, इसमें 1.5 दर्जन से अधिक विधेयक सरकार के एजेंडे में है। और यूपीएससी के जीएस पेपर 2 विधायिका और संबद्ध कार्य से संबंधित जो है टॉपिक को यह कवर करता है यह न्यूज। हालांकि शीतकालीन सत्र स्टार्ट होगा उससे पहले कुछ अहम बातें आप लोग को जान लेना है। जैसे अब बिल कौन कौन, विधेयक कौन कौन है, वो सब अलग बात करेंगे हम लोग फिर कभी, पर इसके बैकग्राउंड में आपको चीजें समझ लेनी। क्या संसद सत्र क्या होता है, पार्लियामेंट्री सेशन क्या होता है, ये आप लोग जान लीजिए। संसद सत्र का संबंध संविधान के अनुच्छेद 85 में वर्णित है। क्या यह प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस वर्ष देखे हैं। 85 में पूछा गया और किन किन एग्जाम में पूछा गया ये भी बताइएगा। संसद के किसी सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है कि सत्र का आयोजन कब किया जाना है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। आप लोग प्रश्न पूछा जाता है ना लगातार कि संसद सत्र के बुलाने की शक्ति किसे है, तो राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है, यह संसदीय मामलों के कैबिनेट समिति सलाह देगी। हालांकि सरकार से यह राय लेती है, कैबिनेट समिति जो होगी सरकार से राय लेगी, जो सरकार में लोग हैं उनसे राय लेगी संसद सत्र कब आहूत करना है।
तो आपको देखिए सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत का कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। ध्यान रखिएगा, संसद में एक वर्ष में 3 सत्र होना आपको देखने को मिलता है, तो कम से कम 2 सत्रों के बीच कितने दिनों की दूरी कितने समय की अंतराल होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। इस पर मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं, तो आप लोग बताइएगा प्रश्न में 2 संसद सत्र के बीच कितने दिनों का अंतर होना है। उसके बाद दूसरा सत्र आयोजित कर देना है, अनिवार्य है। कम से कम 2 सत्र जरूर होंगे। हालांकि 2 से अधिक भी सत्र आयोजित किए जाते रहे, अगर 3 की चर्चा है 3 भी सत्र होंगे। अगर ऐसी इमरजेंसी हो जाएगा तो सरकार के पास ये और संसद के भाई ये अधिकार है कि 3 से भी अधिक सत्र का आयोजन कर सकता है, पर अमूमन अभी तक प्रयोग में आया नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे लंबा बजट सत्र होता है। सबसे लंबा सत्र कौन होगा? बजट सत्र होगा, जो देश संसद के सत्र का पहला सत्र भी कहा जाता है, जिसका जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई में पहले सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समिति बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सके, क्योंकि लंबा सत्र होता है ना, इसलिए एक संसदीय समिति जो अवकाश ग्रहण करेगा, जिसमें सारे बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकेंगे। आप लोग चीजों को समझिएगा कि बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है, जो जनवरी से चलकर आपको अप्रैल मई के अंत तक समाप्त होगा। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र होता है। ध्यान रखिएगा, 3 सप्ताह का मानसून सत्र होगा, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त हो जाता है। मानसून आते ही, मानसून प्रारंभ होते ही आपको समाप्त हो जाएगा। जुलाई में आता है ना, आप लोग पहले सुनते होंगे ना, तो मानसून सत्र का नाम इसी संदर्भ में दिया गया है। तो आप लोग प्रश्न में बताइए, भारत में मानसून का प्रवेश कब होता है? और अपने अपने स्टेट के अनुसार बताइएगा, आपके स्टेट में मानसून का प्रवेश कब होता है। आप लोग प्रश्न बताइए, जैसे बिहार में कब होता है, झारखंड में कब होता है, छत्तीसगढ़ में कब होता है। सभी स्टेट अलग अलग है। गुजरात के स्टूडेंट है वो अपने राज्य की बात करेंगे, असम के जो स्टूडेंट है वो अपने राज्य की बात करेंगे, और साथ में भारत में सबसे पहले प्रवेश किस राज्य में कब होता है। आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए, और शीतकालीन सत्र का आयोजन तीसरे सत्र के आयोजन के रूप में होता है, नवंबर और दिसंबर के माह तक चलता है, और यह संसद के सत्र का अंतिम सत्र माना जाता है। तो पहला कौन है? बजट, और अंतिम कौन है? आपको शीतकालीन सत्र। तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इसे कवर कर लेना है। अब कुछ संसद सत्र में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करता है, जैसे आप लोग बार बार सुनते होंगे अपने अध्ययन अध्यापन में, आप लोग जैसे संसद सत्र को आहूत करना, तो यह क्या होता है? तो यह होता है कि संसद आहूत करने की शक्ति के लिए आहूत करने के राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर समन जारी करते हैं, अर्थात अपना आदेश जारी करते हैं, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थात संसद कम से कम वर्ष 2 बार बैठे। तो देखिए, आपको उत्तर भी मैंने यहाँ दे दिया हूँ, पर पहले उत्तर बता देना है आप लोगों को। जैसे ही प्रश्न पूछा जाए ना तो बता देना है, ताकि एक्टिव मोड में आप लोग काम कर सके। इसी के लिए मैं उस समय वहां चुप हो गया कि आंसर आप लोग दे सके। स्थगन भी आपको कौन करेगा? स्थगन कौन करता है? संसद के बैठक का स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन सत्तावधान और या विघटन लोकसभा के मामले द्वारा समाप्त किया जा सकता है। वही स्थगन द्वारा बैठकों के लिए कुछ निश्चित प्रक्रियाएं डेवलप करनी होगी। दिन में सप्ताह, एक दिन में सप्ताह, या तो लंबित किए जा सकते हैं। आपको कुछ समय के लिए स्थगन किया जा सकता है। सत्तावधान इसका चर्चा किया जाता है, जिसका मतलब यह होता है कि सत्तावधान द्वारा न केवल बैठकें बल्कि सदन सत्र को ही समाप्त कर दिया जाता है। सत्तावधान के लिए कार्रवाई राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सत्तावधान के फिर इकट्ठे होने तक के लिए यह अवकाश कहा जाता है। सत्तावधान का आशय सत्र के समाप्त होने से होता है, न कि विघटन से। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा चुका है। सत्तावधान का आशय सत्र समाप्त होने से होता है, न कि आपको विघटन से। तो लोकसभा के मामले में होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग होती नहीं, क्योंकि वो अस्थायी सदन है। कोरम की बात होती है। कोरम मतलब गणपूर्ति के सदस्यों की न्यूनतम संख्या से होती है, जिसकी उपस्थिति चलते सदन का कार्य संपादित किया जा सके। तो आपको यह टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। अब प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, अर्थात किसी
किसी कार्य करने के लिए लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों का होना अनिवार्य है। और यह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कोरम से प्रश्न लगातार पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए बैटरी आज मोबाइल लो हो गया है, मोबाइल का बैटरी, तो थोड़ा सा जल्दी हम लोग फास्ट करेंगे। किसी कारणवश मैं अभी ही आ रहा हूँ, बाहर गया था कहीं, तो इसके वजह से तो कोई बात नहीं, मैं फटाफट कर लूंगा चीज़ों को कवर, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यह यूपीएससी का जीएस पेपर 1-2 में समलैंगिक विवाह से संबंधित मुद्दे को कवर करेगा। यह याचिका दायर किया गया है समलैंगिक विवाह से संबंधित, जिसमें कहा यह गया है कि जो मांग है उनकी समलैंगिकता के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट कानूनी मान्यता देने की बात में याचिका विचार कर रहा है। केंद्र को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इनके द्वारा यह मांग की गई है ना, विवाह करने के अधिकार के अमल करने के लिए मैरिज एक्ट के तहत विवाह को पंजीकृत करने के निर्देश देना चाहिए और जो भी चीजें हैं वो आपको करनी चाहिए। केरल और दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे क्या याचिका लंबित है और केरल सरकार ने यह भी बोला है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि विभिन्न हाई कोर्टों में इस प्रकार के लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित करके बातें की जाए। जो बात हो रही है, तो यहाँ पर ध्यान यह रहना है कि वर्तमान में याचिकाओं के साथ साथ समलैंगिक विवाह जो मान्यता देने के लिए वर्ष 2020 में हिंदू विवाह अधिनियम है, ये मैं पहले भी आप लोगों को चर्चा कर चुका हूँ। हिंदू जब लव जिहाद में पढ़ा रहा था ना, उसमें इसकी चर्चा किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम क्या होता है, 1955 विशेष विवाह अधिनियम 1955 क्या होता है, इसके संदर्भ में मानवाधिकार के संदर्भ में बातें क्या है, उसके मौलिक अधिकार के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय आए थे, तो हम लोग देखेंगे। जैसे मौलिक अधिकार के रूप में विवाह जो सफरीन जहान बनाम ओसान के अन्य मामले 2018 के मामले में यह बातें की गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय के मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणाधिकार जो आपको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है, उसके अनुच्छेद 13 के तहत पुट्टा स्वामी मामले में उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। आप लोग इसे समझिएगा, किसी भी अपने मन मर्जी से विवाह करने का, अपनी पसंद से विवाह करने का इसे मौलिक अधिकार प्राप्त है। नोट यहाँ याद रखिएगा, मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा जो किया गया था 1948 में, आपको अनुच्छेद 16A के अनुसार बालिक स्त्री पुरुष को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के रुकावटों के आपस में विवाह करने के लिए परिवार के साथ स्थापना करने का अधिकार है। तो स्थापन कर सकता है वो किसी भी बेड़ी को दूर करते हुए। जाति, धर्म, राष्ट्रीयता के आधार पर, धर्म के रुकावट के आधार पर विवाह से रोका नहीं जा सकता है। इन्हें विवाह के विषय पर, वैवाहिक जीवन तथा विवाह विच्छेद के विषय पर समान अधिकार प्राप्त होगा। यह सार्वभौमिक घोषणा जो मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा है ना, उसमें कहा गया है। अब इसी तरह सार्वभौमिक जो घोषणा है यूएन का घोषणा जो है, उसके अनुच्छेद 16(2) में तहत विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री पुरुष को स्वतंत्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा, ऐसी बातें की गई। विवाह करने का अधिकार आंतरिक विषय है। इस अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है, भारतीय संदर्भ में बातें की है। तो आप लोग यहाँ पर समझने की जरूरत है कि विवाह एक आंतरिक मामला है और इसी के संदर्भ में जो एलबीटी ग्रुप है, एलबीजीटी ग्रुप जो है, LGBTQ जो ग्रुप होता है, वो उसने इसमें समलैंगिकता के संदर्भ में याचिकाएं दायर की थी। विश्वास और निष्ठा के मामले में जिसमें विश्वास करना शामिल है, स्वतंत्रता आपको देता है। उसी के साथ साथ आपको यह जानना है LGBT, आप इसका फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस पर मैंने लगातार आप लोगों को पहले भी न्यूज कवर किया है, तो आप लोग बताइएगा LGBTQ कौन समुदाय होते हैं और इसका कब आपको इससे संबंधित आपको आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत इन्हें छूट दी गई थी, आप लोग उस आर्टिकल का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। संवैधानिक अधिकार नवजोत सिंह जोहर और अन्य केंद्र बनाम जो वाद था 2018 के हकदार है। एलबीटी सभी संवैधानिक अधिकारों के अधिकार जो अभी मैंने आप लोग चर्चा किया, नवजोत सिंह जोहर और अन्य केंद्र सरकार बनाम 2018 का मामला, उसी में यह कहा गया था जैसे समान लोगों को भी सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वैसे ही LGBT जो समुदाय है, Q समुदाय है, उन्हें भी सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो LBGT जो समुदाय है, उनके सदस्य अन्य नागरिकों की तरह संविधान के द्वारा प्रदान किए गए सभी संवैधानिक अधिकारों के हकदार है, जिनमें समान नागरिक
कानून के समान संरक्षण भी शामिल है। तो अर्थात आपको सभी कानून को प्राप्त है, सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, कानून का समान संरक्षण भी उन्हें प्राप्त है। तो यही मामला है एलजीडी का। तो इसके संदर्भ में और भी जब अपडेट आएगा तो विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब देखिए भारत 2025-26 तक भारत वंदे भारत को निर्यात करेगा विभिन्न देशों में। जैसे आपको यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी एशियाई के बाजारों में वंदे भारत रेलवे का निर्यात करने की योजना बनाई जा रही है आपको या रेल मंत्रालय के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि सरकार अब आयातक से निर्यातक के दौर में जा रहा है। तो यह बहुत ही भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का दौर चल रहा है, तो जिससे हम अपने रेलवे को दूसरे देशों में भेजेंगे, जैसे यूरोप के देशों में, क्योंकि वंदे भारत आप जानते होंगे लाइट वेट रेलवे होता है, ट्रेन है, जिसमें आपको कम संसाधनों का खर्चा होता है, जिस पर आपको बहुत सी आय को बचा सकते हैं। और यह सेमी हाई स्पीड के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी आपको 150 से लेकर 170-200 तक की स्पीड, हाई स्पीड को क्रिएट किया जा सकता है। तो आपको इसके चीज़ों को कवर करना है कि किन किन देशों को भारत निर्यात कर सकता है। आपको हो गया। नेक्स्ट है, देखिए अब टेलीग्राम पर जो हम लोग पेपर देते हैं आप लोगों को ना पीडीएफ, उससे संबंधित दैनिक जागरण ने कोर्ट में दायर किया है याचिका। पहले भी किया था जब कोविड के दौरान हुआ था 2020 में। पुनः टेलीग्राम जो दैनिक जागरण समूह है वो करता है कि टेलीग्राम पर बताने योग्य चैनलों की ऑनर्स का डिटेल, ताकि हम उस पर कोई कार्रवाई कर सके, ठीक ना। तो आप लोग अब जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो अब हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप लोगों को पीडीएफ न मिले, पर दैनिक जागरण का न्यूज एनालिसिस जरूर मिलेगा। अगर डिसीजन आ जाता है दैनिक जागरण के फेवर में, इसके जो पीडीएफ है उसको कहीं भी शेयर नहीं कर सकते, नहीं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो जाकर हम लोगों को मजबूरी हो जाएगी इनके पीडीएफ को शेयर न करने का, नहीं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो बड़ी बड़ी संस्थाओं से कौन लड़ेगा बताइए। तो आप लोग को न्यूज एनालिसिस जरूर मिलेगा, पर जो चीज़ें हैं ना उसके बाद क्या स्थिति बनी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। कभी क्या उसका अल्टरनेट निकाला जा सकता है, हो सकता नहीं होगा तो मैं आप लोग की नोट्स ही अवेलेबल करा दूंगा सारा। अगर ऐसा कुछ होगा तो टेंशन नहीं लेना है, पर अभी वर्तमान यही घटनाक्रम चल रहा है, तो इस पर भी हम लोग नज़र रखिएगा ताकि हम लोग चीज़ को कवर कर सकें। देखिए चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐप को डाउनलोड करके चीज़ों को कवर कीजिए। जो आप लोग को टेस्ट दिया जा रहा है, जो 8189 आपको टेस्ट आप लोग को अपडेट ऐप पर कराए गए, इससे ज़्यादा ऐप अगर टेस्ट आप लोग को अवेलेबल कहीं हैं तो बताइएगा हमें। चलिए इसी तरह आप लोगों को और जो टेस्ट अवेलेबल तो आप लोग उससे परचेज कीजिए। देखिए होता क्या है ना कि अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग टेक्निकल टीम जो है या तो सपोर्टिव टीम वो वर्क कैसे करेगी ना। आप लोग देखिए आप लोग को सबसे बेस्ट चीज़ें दी जा रही है। जब दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस इतना बेस्ट आप लोग को पसंद आ रहा है, तो सोचिए टेस्ट का जो फॉर्मेट होगा वो किस रूप से होगा, जिस पर मैं पर्सनली जिसको कवर करता हूँ। देखिए आज संविधान दिवस, संविधान के संदर्भ में बातें की जा रही है। आज 26 नवंबर है, तो आप लोग जानते ही किस रूप में हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पर आपको बिरला जी का देखिए एक लेख आया है, जो हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो आप इनका लेख जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। ज़्यादा कुछ नहीं बताइए, जो बातें पहले मैं आप लोग को कवर करता हूँ उसी को इन्होंने यहाँ पर बात रखी है कि विविधता क्या है देश में, इतनी मौलिकता क्यों हमारे लोकतंत्र का, सभी पर चर्चा इनके द्वारा की गई है। तो एक बार इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, ताकि समझ जाइएगा। नहीं समझिएगा मुझे बताइएगा, क्योंकि देखिए बैटिक हो गया है डिस्चार्ज, लगभग 5% पर आ गया। मैं रात को कहीं फंक्शन में गया हुआ था, अभी जस्ट आ ही रहा हूँ, तो उस पहले सोचा मैं न्यूज़ को कवर कर लूँ ताकि चीज़ें आप लोग को लेट ना हो। देखिए इसरो के संदर्भ में अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ता आत्मनिर्भरता, उसके संदर्भ में एक आर्टिकल आया है। इस पर हालांकि बहुत बार न्यूज आता रहता है, इसलिए टेंशन नहीं रहे। स्थापना की बात की गई है, इसरो की स्थापना कैसे हुई, उसका इतिहास बात किया गया, कौन कौन से उपग्रह अभी तक छोड़े गए PSLV 564 से, जो मैंने आप लोगों को कल ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था ना, पृथ्वी अवलोकन के लिए जो 6 सीरीज भेजा जा रहा है 8 नैनो उपग्रह PSLV C 4054 से, तो मैंने कल आपको शेयर किया था, उसी से संबंधित न्यूज़ को कवर यहाँ किया गया है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा ताकि आप लोग को चीज़ों को समझ में आ जाए। चलिए नहीं समझ में आएगा फिर मैं तो हूँ ना,
आज मुझे इतना ही करने दीजिए, ताकि देखिए बीच में बंद हो जाए तो डिलीट हो जाएगा सारा चीज। अब एक चीज और आप लोग पीटी फैक्ट देखिएगा, मैंने आप लोग को ये भी पढ़ाया था ना, याद होगा, ब्रिटेन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किया जाता है, एफटीए किया जाता है, उसी में बहुत से एक्ट का नाम लिया था, याद कीजिएगा आप लोग, 4-5 एक्ट का नाम लिया था। उसी में देखिए यूए के साथ जो हम लोग सीपा किए हुए हैं, उसी एग्रीमेंट के तहत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है, उसको हम लोग एफटीए ना कह के आप लोगों को अलग अलग देशों के साथ करते, उसके नाम हम लोग अलग अलग दिए हुए। उसी में, उसी एक्ट के संशोधन में देखिए बात क्या की गई थी कि हम आपसी जो व्यापार है अपनी मुद्राओं में करेंगे। तो अब देखिए रूस के साथ व्यापार को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं अपनी मुद्राओं के रूप में, वैसे ही यूएई के साथ भी हम लोग जो व्यापार करेंगे, रूबल और जो रुपया उनके बीच होगा, तो दोनों बीच करेंसी की जगह इस्तेमाल किया जाएगा, सॉरी रूबल में कह दिया, दिरहम और रुपये के रूप में किया जाएगा, क्योंकि मिस्र का है ना। रूबल किस देश का है बताइएगा, रूबल किस देश के मुद्रा का नाम है, आप लोग बता दीजिए। नाम जब आ ही गया है तो बताइए किस देश का है। तो ध्यान रखिएगा, अब यूई से भी व्यापार भारतीय मुद्राओं और जो लोकल मुद्रा है दोनों देशों का, उनसे होगा, और चीजें आपको यहाँ से कवर करना है। नेक्स्ट एक न्यूज आपको नीचे लेना है, न्यूज एक छोटा सा न्यूज था। देखिए, अमेरिका में थैंक्स गिविंग द परेड आयोजित किया गया, उसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपको कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जा सकता है, क्यों 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन इस दिन ही राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा किया गया था इनके द्वारा। तो यह अमेरिकी समारोह है, पर आपको कहीं ना कहीं पीटी फैक्ट के रूप में कभी कभी पूछा जा सकता है, तो इसे कवर कर लेना है। तो चलिए, आज के न्यूज एनालिसिस में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज पॉलिटी की क्लास आप लोगों को होगी 5 बजे, मैं लूंगा आर्टिकल 32 के बारे में। पहले भी नोटिफिकेशन कल ही बता दिया गया था, तो सभी लोग उम्मीद करता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करके आएंगे और टॉपिक को एक बार जरूर देख लेंगे, ताकि हम लोग सारी चीजों को कवर कर सके। और यूट्यूब चैनल जो है युक्ति आईएएस का, उसे जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों कलीगों को जोड़िए। टेलीग्राम चैनल पर अपने मित्रों को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड मेंबर का ऑप्शन होता है, उसे ऐड कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, ताकि हम चीज़ों को और बेहतर बना सके और आप लोग के लिए एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को कवर कर सके। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।